फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल.com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग जानेंगे कि प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी इन इंडिया, यानी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट एंड इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। कंपनी में प्रमोटर होता है और प्रमोटर को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है जब भी वो IPO लेके आता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है ये IPO, कब कितना प्रमोटर को देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी कंपनी में, उससे रिलेटेड बातों को समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मैं कोशिश करूँगी यूँ ही GST इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स आपके लिए ला। सो इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि प्रमोटर को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी ही कंपनी में, आपको कुछ जो रेगुलेशन है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि सेबी का ICDR रेगुलेशन जो है 2015 का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया होगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। यानी जब भी आप एक्चुअल में इस चीज़ पे प्रोसीड करो, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना है अभी जानना है, तो आपको ये सब जो लेटेस्ट इसमें क्या अमेंडमेंट हो चुका है और अभी क्या चल रहा है वो देख के आपको चीज़ों को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। सो सेबी का ICDR का रेगुलेशन 2015, सेबी का LODR का जो रेगुलेशन है 31 स्पेशली, सेबी का डिप गाइडलाइंस। सो ये सब चीज़ें अगर आपको पहले से पता होगी तो आप बेहतर तरीके से इस चीज़ में प्रोसीड कर पाओगे। अब प्रमोटर की बात चली है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रमोटर का डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रमोटर के डेफिनेशन में बताने को। तो इस वीडियो में मैं प्रमोटर के डेफिनेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप इस प्रमोटर के डेफिनेशन के बारे में जानना चाहते, समझना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, जल्द ही मैं वहाँ पर एक लिंक दूंगी एक वीडियो का, जिसमें प्रमोटर के डेफिनेशन कवर होगा प्रॉपरली, इजी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ। सो बेसिक अगर मैं अभी बताऊं कि प्रमोटर क्या होता है, तो फ्रेंड कंपनी होती है, कंपनी को जो रियलिटी में लेके आता है, जो उसके पीछे होता है, वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन में चीज़ों में हेल्प करता है, उसका आइडिया होता है जिसको वो एक्चुअल में एप्लीकेबल करता है। हर कंपनी में जनरली प्रमोटर होता है, पर कई बार ऐसी कंपनियां भी होती है जिसमें कोई प्रमोटर नहीं होता। हाँ फ्रेंड, ऐसा भी कंपनी होता है जिसमें प्रमोटर नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ ITC लिमिटेड। आज के डेट में अगर आप ITC लिमिटेड का देखोगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि म्यूचुअल फंड के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, FII के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अदर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक। पर प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लिए फ़िलहाल अभी इस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है। फ्रेंड, जब ये ITC कंपनी आई थी तब उसमें प्रमोटर था, बट बाद में प्रमोटर क्या एग्जिट हो गया, यानी उसने अपनी होल्डिंग दे दी। अब वहाँ से प्रमोटर के नाम से अपने आप को हटा दिया, उस कंपनी के प्रमोटर के नाम से उसने अपने आप को हटा दिया। सो ये पॉसिबल है, अगर कोई कंपनी में प्रमोटर है और वो चाहता है बाद में कि वो उस कंपनी का प्रमोटर ना रहे, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करके वो वहाँ से एग्जिट हो सकता है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, एक और दूसरी कंपनी रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। इसमें भी कोई प्रमोटर नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये मार्च 2020 क्वार्टर का है, इसमें दिखा रहा है कोई प्रमोटर नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू रीक्लासीफाई फ्रॉम अ प्रमोटर टू अ नॉन प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इफ सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड। कुछ कंडीशन फुलफिल करके प्रमोटर चाहे तो अपना नाम कंपनी से एज अ प्रमोटर हटा सकता है। उसके बारे में अगर आपको जानना है कि क्या प्रोसेस है, क्या है नियम, उसके लिए आपको रेगुलेशन 31A ऑफ सेबी LODR 2015 पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में मैंने कवर किया मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कंपनी IPO लेके आती है तो कंपनी के प्रमोटर को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी कंपनी में। अच्छा, ऐसा नियम क्यों बनाया गया? फ्रेंड, प्रमोटर अगर इन्वेस्ट करेगा अपनी कंपनी में तो उससे क्या होगा? अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता है तो क्या होगा? IPO लेके आ रहा है, यानी फर्स्ट टाइम वो अपनी कंपनी के शेयर को लिस्टिंग कर रहा है,
स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक से पैसा उठा रहा है, और अगर सपोज प्रमोटर अपना कुछ होल्डिंग लाए ही ना, सिर्फ पब्लिक का ही पैसा ले और कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि वो उसका मिसयूज़ करेगा। इसीलिए सेबी ने ये सोचे कि ऐसा ना हो, पब्लिक का पैसा वेस्ट ना हो और सही तरीके से यूज़ हो, तो ये नियम डाला कि प्रमोटर को भी अपना खुद का पैसा कंपनी में लगाना पड़ेगा, ताकि वो कॉशियस रहे जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंपनी चला रहा है, तो जो भी वो डिसीजन ले रहा है वो ध्यान में रख के ले। उसका खुद का पैसा भी रहेगा तो वो ज़्यादा रिस्की नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, वो जो भी करेगा कहीं ना कहीं लॉजिकली सोच के करेगा, क्योंकि उसका खुद का पैसा भी इसमें कवर्ड रहता है। सो ये लॉजिक के था इस बिहाइंड की प्रमोटर को क्यों कहा गया कि तुम अपना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करो आईपीओ में। चलिए और देखते हैं, द प्रमोटर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कितना मिनिमम प्रमोटर को देना पड़ेगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईपीओ होता क्या है कि जब कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें शेयर कैपिटल होता है। फिर क्या होता है, कंपनी को सपोज पैसे की ज़रूरत होती है, वो पब्लिक से पैसा ले सकता है, पर उसके लिए उसको आईपीओ लाना पड़ता है, यानी उसको लिस्टिंग कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी लिस्टिंग के लिए जाती है तो वो जब शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ। एक बार कंपनी लिस्टिंग प्रोसेस में कंप्लीट हो गया, यानी कंपनी का जो शेयर है, जो सिक्योरिटीज़ है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया, उसके बाद वो जितनी बार भी इशू करेगी शेयर अपना, सिक्योरिटीज़ अपना, उसको कहा जाएगा एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। और जो आईपीओ होता है वो वन टाइम होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कंपनी पब्लिक से पैसा उठाने जाती है। सो ये है आईपीओ का मतलब, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। चलिए अभी तो समझ में आ गया आईपीओ क्या होता है। फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्टिंग हो गई, तो अब जो फर्स्ट टाइम जो पैसा उठा रही है पब्लिक से, वो आईपीओ की कैटेगरी में आता है। अब प्रमोटर को कितना पैसा खुद का लगाना है आईपीओ लाने से पहले। द प्रमोटर ऑफ द इशूअर शैल होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, यानी कंपनी का जितना भी कैपिटल बनता है इशू होने के बाद, उसका 20% प्रमोटर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सपोज कि 10 लाख कैपिटल था कंपनी के पास पहले से ही, कंपनी फॉर्म हुई थी तो 10 लाख कैपिटल उसके पास पहले से था। जब वो आईपीओ कराने गई तब उसने सोचा कि और 10 लाख का मैं आईपीओ करूँगी, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 10 लाख का होगा, तो टोटल आपका हो गया आईपीओ के बाद 20 लाख का शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो 20 लाख का 20% प्रमोटर को लेके आना पड़ेगा। वही लिखा है, द प्रमोटर ऑफ द इशूअर शैल होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। पोस्ट इशू कैपिटल का मतलब होता है इशू होने के बाद जो टोटल कैपिटल, यानी आईपीओ लाने के बाद जो कैपिटल बनता है उसका 20%, प्रोवाइडेड दैट इन केस द पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर इज लेस देन 20%, यानी किसी वजह से 20% नहीं हो पाता तो प्रमोटर के पास ऑप्शन है। क्या है वो ऑप्शन? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर और शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विथ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया may contribute to meet the shortfall in minimum contribution as specified for the promoter, subject to maximum of 10% of the post issue capital without being identified as promoter. So बोल ये रहा है कि मैंने आपको बता दिया कि 20% प्रमोटर को लेके आना है पोस्ट इशू शेयर कैपिटल का, पर किसी वजह से अगर वो नहीं लेके आ पाता तो वो कुछ अरेंजमेंट कर सकता है इस तरीके से कि ये जो लोग हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर या शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, ये लोगों को वो कह सकता है कि आप इन्वेस्ट करिए मेरी कंपनी में, मैक्सिमम 10% तक अगर वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसका प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट मिला के 20% हो जाता है, तब ये माना जाएगा ये कंडीशन फुलफिल हो गए। जैसे कि सपोज प्रमोटर लेके आया 12%, तो 8% का डेफिशिएट हो रहा है, तो 8% वो इन लोगों से कह सकता है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए
ताकि जो शॉर्टफॉल है वो मेट हो जाए। बट सपोज प्रमोटर लेके आया 8%, तो वो 12% इन लोगों से नहीं कह सकते कि आप 12% कंट्रीब्यूट करो। वो मैक्सिमम 10% इन लोग को बोल सकता है कि आप कंट्रीब्यूट करिए, और ये 20% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने के लिए। अच्छा, एक और क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल नॉट अप्लाई इन केस एन इश्यूअर डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार कंपनी में प्रमोटर होता ही नहीं है, तब क्या, तब ये 20% का कंसेप्ट का क्या होगा, तो उसके लिए कहा गया है तब ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं है, यानी 20% प्रमोटर को लाने का कोई बात ही नहीं है, आपको लाना ही नहीं है। तो ये है ऐसा इसका नियम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है द मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी एज फॉलो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैं आपको बता रही थी पॉइंट, ये था सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन। आईसीडीआर रेगुलेशन में क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है कि जब आईपीओ लेके आते हो तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आती है और उसमें क्या 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 सेक्शन प्रोविजन रेगुलेशन क्या है। सो वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वहीं पर दिया गया है 14 नंबर पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन में दिया गया है। तो उसका जो क्लॉज 2 है वो क्या होता है, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी एज फॉलो। कितना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो प्रमोटर शैल कंट्रीब्यूट 20% एज स्टिपुलेटेड इन सब रेगुलेशन 1। यानी आपने देखा सब रेगुलेशन 1 में, ये है सब रेगुलेशन 14 का सब रेगुलेशन 1, इसमें बताया गया था कि 20% है, उसी का बात कर रहा है। सो द प्रमोटर शैल कंट्रीब्यूट 20% एज स्टिपुलेटेड इन सब रेगुलेशन 1 एज द केस में बी, ईदर बाई वे ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग एसआर इक्विटी शेयर हेल्ड इफ एनी। यानी एसआर इक्विटी अगर है तो उसको भी लेके टोटल इक्विटी शेयर जो है उसके पास 20% होना चाहिए। अच्छा, ये एसआर इक्विटी शेयर, फ्रेंड एसआर इक्विटी शेयर अगर आपको पता हो तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 29/7/2019 से ये कंसेप्ट लाया गया था, जिसका मतलब होता है सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं ये क्या है, तो फ्रेंड कंपनी में इक्विटी शेयर होते हैं, उसमें वोटिंग राइट होता है, तो जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है सुपीरियर, बाकी इक्विटी शेयर से ये सुपीरियर होता है, यानी इसमें वोटिंग राइट काफ़ी ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट में मैंने आपको ये एसआर इक्विटी शेयर का बताया। डिटेल वर्जन में मैं इसके अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस ये समझना है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। सो 20% मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर होल्डिंग उसका 20% होना चाहिए प्रमोटर का। और लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटेड परसुएंट टू कन्वर्शन इज नॉट प्री डिटरमाइंड एंड नॉट डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी इक्विटी शेयर किस प्राइस में देना है, क्योंकि लिए कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफर हो रहा है। प्रोवाइडेड दैट इफ द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटेड pursuant to conversion is not predetermined and not disclosed in the offer document, the promoter shall contribute only by way of subscription to the convertible security being issued in the public issue and shall undertake in writing to subscribe to the equity share pursuant to conversion of such security। बोलना ये चाहता है कि फ्रेंड सिक्योरिटीज लिस्टेड होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं इक्विटी शेयर लिस्टेड होता है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी लिस्टेड होता है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी यानी कोई ऐसी सिक्योरिटी जो बाद में इक्विटी शेयर बन जाए, वो फिलहाल अभी इक्विटी शेयर नहीं है पर बाद में वो इक्विटी शेयर बन सकती है। सो जो इक्विटी शेयर बन जाती है वैसी सिक्योरिटीज अगर जो इशूअर है, जो कंपनी है इशू कर रही है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रही है, आईपीओ लेके आई है, तो ऐसे केस में कहा गया है कि जो प्रमोटर वो रिटर्न देगा कि हाँ वो उतना कंट्रीब्यूट यानी 20% तक जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, यानी वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ खरीदेगा कितना 20%, जिससे 20% तक का जो इक्विटी का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। वही लिखा है प्रोवाइडेड दैट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटेड पर्सन टू कन्वर्शन इज नॉट प्री डिटरमाइंड। पहले से अब डिसाइडेड नहीं है तो वो अंडरटेकिंग दे देगा कि हाँ हम उतना 20% तक अपना होल्डिंग कर लेंगे। पॉइंट बी बोलता है इन केस ऑफ एनी इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज विच आर कन्वर्टेबल और एक्सचेंजेबल ऑन डिफरेंट डेट। कोई ऐसी सिक्योरिटीज है जो अलग अलग डेट पे उसका कन्वर्जन होगा इक्विटी शेयर में, फिक्स नहीं है,
in case of any issue of convertible security which are convertible or exchangeable on different date and if the promoter contribution is by way of equity share, conversion price being predetermined, यानी प्राइस पहले से सोच के रखा गया कि हाँ इस प्राइस पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे. such contribution shall not be at a price lower than weighted average price of the equity share capital arising out of conversion of securities. फ्रेंड, क्या होता है, कई बार कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की जाती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इक्विटी शेयर में. अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस पे कन्वर्ट कर रहे हैं. अब प्रमोटर कौन सा वाला प्राइस माने? एक टाइम पे उसको इस प्राइस पे कन्वर्ट किया, फिर एक साल बाद उसको अलग प्राइस पे कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर में. तो कौन से वाले प्राइस पे माना जाए? तो उसके लिए कहा गया वेटेड एवरेज प्राइस लेना है. इसका एक कैलकुलेशन होता है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं. फिर पॉइंट सी बोला सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में जो भी लिखा है. उसके बाद इन केस ऑफ एनी आईपीओ ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विदाउट अ प्रायर पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी पहले कोई पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम जो लिस्टिंग हो रहा है वो डेब्ट सिक्योरिटीज का हो रहा है, कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज का हो रहा है. द प्रोमोटर शैल ब्रिंग इन अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए लाया गया उसका 20% वो प्रमोटर लेके आएगा. सब्जेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 20% ऑफ द इशू साइज फ्रॉम देयर ओन फंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर. यानी बेसिकली मैं बोलूँ, अगर चीज़ों को समाप्त करूँ तो यही कहा गया है कि 20% पोस्ट इशू शेयर कैपिटल प्रमोटर को लेके आना है. और जो ये प्राइस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो प्राइस पे करेगा वो क्या होना चाहिए? वो वही प्राइस होना चाहिए जो पब्लिक पे कर रहा है. ठीक है, अगर पब्लिक अलग अलग प्राइस पे कर रहा है तो ऐसे केस में वेटेड एवरेज प्राइस लेके हम लोग को कैलकुलेट करना है. अच्छा, एसआर इक्विटी शेयर, जैसे कि मैंने बताया, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर मीन्स द इक्विटी शेयर ऑफ अ इशूअर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी. तो ये जो आया था कंसेप्ट 2019 में आया था, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट कंसेप्ट ही है सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर के बारे में. तो इसको भी कवर किया गया, इसको भी इंक्लूड किया गया, यानी जो कैपिटल देखा जाएगा जितना प्रमोटर को कंट्रीब्यूट करना है उसमें अगर कोई सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है. 20% चाहिए एग्रीगेट प्रमोटर का होल्डिंग. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर, सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सपोज फर्स्ट ईयर 5 लाख इक्विटी शेयर था, 5 लाख कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ का सिक्योरिटी था जिसको 300 रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया. सो देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन करके आया कितना, 15. वैसे ही सेकेंड ईयर 10 लाख जो सिक्योरिटी था उसको कन्वर्ट किया गया 400 के प्राइस पे, तो आया 40 करोड़. फिर उसके 5 लाख इक्विटी शेयर था जिसको 600 के मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट किया गया इक्विटी शेयर में. टोटल आएगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़. तो जैसे आप देख रहे हो इक्वल टू, देखिए जो भी अमाउंट आया, यहाँ पर मेरे केस में 4 to 5 आया. जब जो अमाउंट आएगा उस प्राइस पे प्रमोटर को लेना पड़ेगा सिक्योरिटीज़, और मिनिमम जो है 20% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. फ्रेंड, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ मिनिमम, यानी प्रमोटर चाहे तो ज़्यादा होल्डिंग कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम 25% उसका होल्डिंग होना चाहिए. मैक्सिमम कितना होल्डिंग होना चाहिए? फ्रेंड, आप जानते हो पब्लिक को ऑफर कर रहा है तो मिनिमम पब्लिक के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड है कि इतना मिनिमम पब्लिक को प्रिस्क्राइब मतलब होल्डिंग करना है. तो इन बिटवीन उसका प्रमोटर का होल्डिंग हो सकता है, यानी मिनिमम का भी लिमिट है, मैक्सिमम का भी एक लिमिट है कि वो इतना, जब आईपीओ लेके आ रहा है तो इतना वो खुद से इन्वेस्ट करेगा, इतना मिनिमम और मैक्सिमम, यानी पब्लिक को जितना करना है, बाकी जो उसके पास रेस्ट अमाउंट वो खुद के पास रख सकता है. सो ये वही इसका कंटिन्यूशन है. प्रोवाइडेड इफ द प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेज द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी विद रिस्पेक्ट टू टोटल इक्विटी पार्टिसिपेशन टिल द रिस्पेक्टिव स्टेज द डेप्थ रेज्ड और प्रपोज टू बी रेज्ड थ्रू पब्लिक इशू. बोल ये रहा है कि अगर सपोज जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो पैसा लिया है वो स्टेज बाय स्टेज में होगा तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी विद रिस्पेक्ट टू टोटल इक्विटी पार्टिसिपेशन टिल द रिस्पेक्टिव स्टेज, यानी स्टेज बाय स्टेज अगर कलेक्ट कर रहा है तो प्रमोटर भी स्टेज बाय स्टेज पैसा देगा, जरूरी नहीं है वो एक साथ दे दे. Promoter shall satisfy the requirement of the regulation at least 1 day prior to the date of opening of the issue.
एक दिन पहले वो सारे पैसे जो लेके आने हैं, जो उस पर एप्लीकेबल बनता है, वो एक दिन पहले ला के दे देगा. In case the promoter have to subscribe to equity share or convertible security toward minimum promoter contribution, the amount of promoter contribution shall be kept in escrow account with a scheduled commercial bank, which shall be released to the issuer along with the release of the issue proceed. So जो प्रमोटर पैसा लेके आता है वो ये नहीं कि कंपनी को हाथ में दे देगा उसको, वो एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखता है. जब पब्लिक से पैसा मिलता है तब कंपनी को एस्क्रो अकाउंट से भी प्रमोटर का पैसा मिल जाता है. Provided further that where the minimum promoter contribution is more than 100 करोड़ रुपीस, यानी मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अगर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बनता है, 20% देखा हिसाब करके 100 करोड़ से ज़्यादा का बनता है, एंड द IPO ऑफर इज पार्टली पेड शेयर, द प्रमोटर शैल ब्रिंग इन एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इशू, एंड द रिमेनिंग अमाउंट वो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉल होता रहेगा वो लाता रहेगा. अच्छा, प्रमोटर क्या है मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया. तो ये सब उसी से रिलेटेड प्रोविजंस है. जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी का एग्जिस्टिंग कुछ कैपिटल होगा, इशू होगा, पोस्ट इशू यानी दोनों को मिला के सपोज 100 करोड़ कंपनी का प्रमोटर के पास पहले से ही पड़ा हुआ था, इशू हुआ 100 करोड़, वो कंपनी IPO लेके आया. पोस्ट इशू के बाद टोटल कितना हो गया कैपिटल 200. प्रमोटर को 20% इन्वेस्ट करना है, 200 का 20% देखा 40 करोड़. सो 40 करोड़ प्रमोटर को लेके आना है. दिस वे में हो सकता है प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में ना हो तो उसको पूरा 20% यानी पोस्ट इशू का 20% उसको लेके आना है. देखना पड़ेगा आपको टोटल मिला के पोस्ट इशू का इशू होने के बाद. अगर ऑलरेडी उसके उस 20% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कम है तो उसको उतना लेके आना है बैलेंस अमाउंट. लॉक इन पीरियड फ्रेंड, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेके आ गया. वंस वो प्रमोटर अब जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो लेके आ जाता है, उसके बाद वो उस सिक्योरिटीज़ के साथ कुछ कर नहीं सकता, उसको रखना पड़ेगा वो सिक्योरिटी. वो सिक्योरिटीज़ के बदले कोई लोन वोन कुछ नहीं उठा सकता, जिसको कहते हैं प्लेज करना, वो सब वो नहीं कर सकता. कब तक? 3 साल तक मिनिमम. और मैक्सिमम क्या है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% उसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन है. सो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पे 3 साल का लॉक इन है. 3 साल तक उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता किसी तरह से, और एक्स्ट्रा जो इन्वेस्ट करता है उस पे 1 साल का कहा गया है कि 1 ईयर तक वो लॉक इन रहेगा. यानी एक्स्ट्रा सपोज 20% था पर वो 30% इन्वेस्ट किया उसने, तो 3 साल तक तो वो 20% जो है उसको वो यूज़ नहीं कर सकता. जो 10% है उसको वो 1 साल तक यूज़ नहीं कर सकता, उसको वो वैसे ही रहने देना पड़ेगा. अलग बाकी लोगों के लिए भी है लॉक इन पीरियड, पब्लिक के लिए नहीं है, बट बाकी कुछ कैटेगरी के लिए भी है, पर वो जनरली वन ईयर ही है. लॉक इन पीरियड के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि ये लॉक इन कब से माना जाएगा फ्रेंड. अगर कंपनी का जिस चीज़ के लिए वो मतलब कर रहा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी वो पहले IPO लेके आ गया, कमर्शियल प्रोडक्शन बाद में चालू करेगा, तो ऐसे केस में जब वो कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करता है वहाँ से वो लॉक इन पीरियड काउंट होगा. पर अगर सपोज कंपनी ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, उसका प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद वो IPO लेके आता है, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब भी वो अलॉटमेंट करता है शेयर, सबको जो सिक्योरिटीज़ है सबको अलॉट कर देता है, वहाँ से ये लॉक इन पीरियड काउंट होगा. सो लॉक इन पीरियड हो गया. और भी काफ़ी फ्रेंड इसमें चीज़ें आती हैं, जैसे कि इन एलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, यानी कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है जो इन एलिजिबल है, जिसे 20% की जो कैटेगरी है प्रमोटर का उसमें काउंट किया ही नहीं जाएगा, यानी वो अगर इन्वेस्ट भी करता है तो उसको हम लोग मानेंगे नहीं. ये बेसिकली वो सब सिक्योरिटीज़ होती है जिसमें सपोज प्रमोटर ने कोई सामान दे के सिक्योरिटीज़ लिया है कंपनी से, तो उसने कैश नहीं दिया, कुछ और एक्सचेंज करके किसी चीज़ से सिक्योरिटीज़ लिया है, तो वो कवर्ड नहीं है. बोनस शेयर का मिला है उसको, तो वो सब कवर्ड नहीं है. सो फ्रेंड, ये काफ़ी सारी लिस्ट है, हालांकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि लिए हम लोग का जो ये वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी को, यानी मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या है वो समझाने की कोशिश की है. सो अब देख रहे हो ये है कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इन एलिजिबल है, जिसे माना नहीं जाएगा, उसकी भी एक लिस्ट है जो कि आपको सेबी के ICDR रेगुलेशन में मिल जाएगी, पॉइंट नंबर 15 में, यानी 15.
अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ, ये रिलायंस पावर लिमिटेड का आईपीओ, उससे रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस आया था उसका। और आप देख रहे हो यहाँ लिखा है प्री एंड पोस्ट इशू इक्विटी शेयर, जहाँ ये लिखा हुआ है इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द इशू कितना था, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग आफ्टर द इशू, यानी इशू होने के बाद इक्विटी शेयर कितना हो गया। जैसे कि दिख रहा है 2260,000,000 इतना इक्विटी शेयर हो गया इशू होने के बाद। अब ये आपका पोस्ट इशू माना जाएगा, इक्विटी शेयर पोस्ट इशू शेयर कैपिटल, इसका 20% लाना है प्रमोटर को। अगर इसका 20% करके देखोगे कितना बनता है तो आपको दिख रहा है ये बनता है 45 करोड़ 20 लाख। चलिए यहाँ पर भी देखोगे नीचे लिखा हुआ है 45 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर कंस्टिट्यूटिंग 20% ऑफ पोस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी पोस्ट इशू इक्विटी शेयर कैपिटल का 20% इतना होता है, जो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जो जैसा कि क्लॉज 4.1.1 ऑफ द सेबी गाइडलाइंस में दिया हुआ है, जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल बताया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन दिस इशू, यानी इस इशू के अलॉटमेंट से 3 साल तक। हाउएवर पर्सेंट टू सेबी ऑर्डर डेटेड फलाना डेट पे ऐसा हुआ था। इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड, पर्टिकुलर इस केस में सेबी ने कहा था प्रमोटर को कि आपको लॉक इन 5 साल रखना पड़ेगा, ना कि 3 साल, सिर्फ पर्टिकुलर इस केस में। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफाई करते हुए कहा गया हाउएवर, भले यहाँ पर 3 साल का रूल है, प्रोविजन है, हाउएवर सेबी ऑर्डर दिया था इक्विटी शेयर कंसिडरिंग 20% ऑफ पोस्ट इशू equity share capital and representing the minimum contribution will be locked in for a 5 year from the date of allotment under the issue, यानी इस इशू में ये जो आईपीओ आया था रिलायंस पावर का, उसको 5 साल रखना पड़ रहा था। कुछ कंडीशन हो गई थी, कुछ कंप्लेन आया था, उसके बेसिस पे ऐसा हुआ था। पर जनरली 3 साल का रहता है लॉक इन पीरियड, वो भी मिनिमम जो 20% मैंने आपको बताया उसका। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऐसे ही कैलकुलेट हुआ था ये अमाउंट। सो आई होप इससे आपको समझ में आया हो कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अगर सिंपल से मैं बोलूँ तो 20% ऑफ पोस्ट इशू शेयर कैपिटल होता है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन किसी भी आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। सो कंपनी जब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग के लिए जाता है तो अगर कंपनी में कोई प्रमोटर है तो ही उसे ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, अदरवाइज कंपनी में कोई ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम 20% किसी को कहा जाए कि आप करो। प्रमोटर है तो प्रमोटर के लिए कहा गया है 20% तक उसको मिनिमम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रमोटर नहीं है तो ये प्रमोटर वाला जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होता उस कंपनी के लिए। सो 20% ऑफ पोस्ट इशू शेयर कैपिटल, जितना भी इशू हो शेयर कैपिटल बनता है इशू होने के बाद, उसका 20% प्रमोटर को लेके आना है। आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ हो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में। स्टिल अगर कोई डाउट है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड या और भी कोई कंपनी एक्ट से रिलेटेड पॉइंट को लेके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जहाँ तक बात है प्रमोटर की डेफिनेशन की फ्रेंड, मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, जिसमें प्रमोटर क्या है, कैसे पता चलता है, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ मैं आपको बताऊँगी प्रमोटर के बारे में। सो टिल देन, दिस इज CS Manisha signing off. Thank you. Bye.